हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूएस लर्नर। फ्रेंड्स, आज हम चार्ल्स लैम इंग्लिश एसिस्ट, ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बारे में उनका उनका क्या निकनेम था, क्या फेमस वर्क थे उनके, और उनके द ड्रीम चिल्ड्रन जो उनका ऐसे है, जो वर्ल्ड फेमस ऐसे है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसलिए इस लास्ट तक वीडियो के साथ बनी रहिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, तो अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूंगी, जो मैं फेमस वर्क है उनके, क्या क्या उनकी इंपोर्टेंट चीजें सारी डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो चार्ल्स लैम कौन थे? चार्ल्स लैम वाज इंग्लिश एसिस्ट, क्रिटिक्स एंड पोएट। ओके, और हिज बर्थ डेट इज 1775। ओके, और 1835 में 1834 में क्या हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। ओके, इनके नाम याद रखना इनके। और निकनेम क्या है इनका? एलिया के नाम से इन्होंने स्टार्टिंग में अपना पेन नेम होते हैं पोएट्स के, कभी कभी पूछ लिया था एलिया पेन नेम किसका है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स नेम का है। ओके, और फेमस किसके लिए थे? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स लैम थे ना, उनकी लाइफ बहुत ट्रेजिक थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ट्रेजिडी से भरी हुई थी, क्योंकि उनकी उनकी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, और उनके फादर भी नहीं थे। मदर को क्या है, उनकी जो सिस्टर थी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी माँ को मार दिया। मतलब चार्ल्स लैम की सिस्टर ने अपनी मदर को मार दिया, तो इससे क्या उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन वो क्या कर सकते थे, वो मेंटली थी थोड़ी, ब्रेन से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ उनको, बहुत ज्यादा वो उसमें आ गए थे, सैडनेस में चले गए थे। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या, राइटिंग के लिए इंस्पायर हुए, उन्होंने राइटिंग्स लिखी। और उनका देखो, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी, उनका देखो उसमें उनको पेरेंटल सपोर्ट भी नहीं था, साथ में क्या उनका लव लाइफ भी फुलफिल नहीं हुई थी। उनको क्या है, उनसे सिमोन से क्या क्या करते थे, लव करते थे, लेकिन क्या है, एलिस सिमोन ने क्या किया उनको, एन सिमोन नाम था, वैसे उनका एलिस एलिस वो उनका पेन निकनेम रखा था उन्होंने, एलिस एलिस वैसे था उनका नाम एन सिमोन। ओके, उनसे भी उन्होंने प्यार किया, उनकी लव लाइफ भी क्या अच्छी नहीं रही ना, उनकी शादी हुई, तो इससे क्या है, थोड़ा सा उनको और ज्यादा उससे हर्ट हुए थे। ठीक है, तो क्या उनको लाइफ में क्या पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं मिला, पर्सनल सपोर्ट भी नहीं मिला, प्यार भी उनका फुलफिल नहीं हुआ, तो इन सबसे इंस्पायर्ड हो गए उन्होंने, पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर ही उन्होंने क्या राइटिंग लिखी, जो वर्ल्ड फेमस रही, और आज वो क्या है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो आप इनकी राइटिंग्स में देखोगे तो उनमें भी उनकी ऑटोबायोग्राफिकल, उनकी क्या एक्सपीरियंस वगैरह, उनकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस सारे दिखाई देंगे आपको। जैसे आपके सिलेबस में चिल्ड्रन ड्रीम, तो उसमें भी क्या है, जो ड्रीम चिल्ड्रन वो क्या, वो भी रेवरी है एक तरह की। उसमें क्या उन्होंने डे ड्रीम किया है, रात दिन में बैठ के सपने देख रहे हैं कि उनके बच्चे हैं, उनसे बात कर रहे हैं इमेजिनरी, तो मतलब ये सब क्या उनकी पर्सनल लाइफ से ही इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा, और ये बर्ड फेमस ऐसे उनका। ओके, तो हम चार्ल्स लैम के बारे में पढ़ते हैं। उनका निकनेम क्या था? एलिया पेन यूज्ड इन ऐसी, एलिया के नाम से उन्होंने ऐसी में अपना नाम यूज किया। और फेमस क्या, किसके लिए फेमस थे? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। ये स्टाइल कैसी थी? पर्सनल थी, और क्या थी, पर्सनल, अधिकतर मतलब अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर उन्होंने अधिकतर ऐसे ऐसे लिखे। और कन्वेंशनल थे, ह्यूमर भी था, नॉस्टैल्जिक मतलब यादों से, पुरानी यादों से इंस्पायर होकर लिखा उन्होंने। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखा उन्होंने। और फुल ऑफ पैथोस, पैथोस यानी दर्द से भरे हुए थे। मेजर वर्क उनको कौन कौन से? एसे ऑफ एलिया, एसे ऑफ एलिया उन्होंने लिखा है 1823 में, मोस्ट फेमस कलेक्शन है। और लास्ट एसे ऑफ उन्होंने लिखा है, लास्ट ऐसे ऑफ एलिया 1833 में, सेकंड कलेक्शन है उनका। ओके, और फेमस ऐसे कौन सा है उनका? ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन जो आपके सिलेबस में भी है, मैं उसको इसको भी इसी वीडियो में संग में अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, टेक्स्ट के लिए जो मेजर पॉइंट है वो भी सारे डिस्क्राइब करूंगी, समरी थीम सब कुछ अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से इसको हैंडल कर लोगे। तो ड्रीम चिल्ड्रन क्या है? ये रेवरी है, डे ड्रीम है, ऐसे एक। और सेकंड उनका था एक ऐसे, डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट वेग। और ओल्ड चाइना भी ऐसे उनका, साउथ सी हाउस भी एक ऐसी है, सुपर सुपर न्यूटेड मैन भी एक ऐसे है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर भी एक ऐसे है उनका, और पुअर रिलेशंस। ओके, तो ये पुअर रिलेशन, ये सब क्या उनकी सेल्फ एक्सपीरियंस से, मतलब उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इंस्पायर है। अदर वर्ड्स में क्या आता है उनका? टेल फ्रॉम शेक्सपियर, जो शेक्सपियर की 1807 में उन्होंने लिखा था, टेल फ्रॉम शेक्सपियर, रिटन विद अपनी सिस्टर मैरी लैम के साथ लिखा था उन्होंने। इसमें क्या सिंप्लीफाई किया उन्होंने? शेक्सपियर की चिल्ड्रंस को। ओके, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, और 1808 में लिखते हैं इसको, प्रोज वर्जन ऑफ ह्यूमर ओडिसी से इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था। और देखो, ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, ठीक है, ये सारा इनका फेमस वर्क होगा, इनके ऐसे इनके
प्रिंस ऑफ ऐसे भी इनको कहा जाता है, ठीक है, ये इसके फेमस ऐसे हैं। हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये अब थोड़ा सा इसके मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी आपको, फिर टेक्स्ट भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया, इसलिए अच्छे से इसको लास्ट तक देखिए। ओके, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डे ड्रीम क्या है? रेवरी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई है। रेवरी का मतलब क्या होता है? रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, ठीक है। दिन में सपने देखना, मतलब दिन में चेयर पे बैठे थे, उन्हें नींद आ गई और वो सपना देखा उन्होंने, उसी को ऐसे उसी की उसी पर एक ऐसे लिख दिया। अबाउट तो ऐसे ऐसे में क्या है, ऐसे में क्या है, इसमें चार्ल्स लैम्ब के द्वारा एलिया पेन नेम के थ्रू लिखा था उन्होंने। तब इसे ऐसे को उनका पब्लिश हुआ था, तो एलिया के नाम से उनका पेन नेम दिया था उन्हें। पब्लिश हुआ था ऐसे, कब पब्लिश हुआ था? 1823 में। डेट याद रखना आ जाती है। रेवरी अ डे ड्रीम, ठीक है, वेयर लैम इमेजिन करते हैं कुछ खुद को, क्या टेलिंग या स्टोरी, मतलब अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं। चिल्ड्रन मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहा हूँ, जैसे कि ग्रैंड माँ, दादी वगैरह एल्डर्स अपने सुनाते हैं, ऐसे ही वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को स्टोरी सुना रहा हूँ। ओके, ये ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ से इंस्पायर है उनकी। और नॉस्टैल्जिया क्या मतलब? यादों में यादें हो जिसमें, फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया का पैथोस भी है और इमेजिनेशन भी है, ठीक है, दर्द भी है और इमेजिनेशन भी है। और इसकी समरी देखें अगर चार्ल्स लैम्ब की, तो थोड़ा सा आप ब्रीफ में देखोगे तो ये लैम्ब्स इमेजिनेशन है, सिटिंग टू चिल्ड्रन में, दो बच्चों के साथ बैठे हैं। इनके बच्चों के नाम याद रखना, जॉन और एलिस, बच्चों के नाम उन्होंने मेंशन किए इसमें, ठीक है। ही टेल्स देम, उनको स्टोरी बता रहे हैं किसके बारे में? ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बता रहे हैं। वो कैसी है? जो क्वाइस बहुत धार्मिक है, पवित्र है और रिस्पेक्टेड है, वुमेन है, जो एक बिग हाउस में रहती है, ठीक है। चाइल्डहुड मेमोरी है, ओल्ड मेंशन में रहती है, और गार्डन भी है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है उसमें। ऐसे में हिज एल्डर ब्रदर है जॉन लैम। जॉन लैम कौन है? एल्डर ब्रदर करेजियस है बट केयरलेस, हुज डेथ डीपली हर्ट लैम। तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, हर्ट होने से। तो उनके एल्डर ब्रदर है जॉन लैम, उनको जिनको क्या, वो दादी बहुत प्यार करती थी। ही रिकॉल्स हिज लव, अपने प्यार को याद करते हैं। उनका प्यार कौन था? एलिस। इनका रियल नेम क्या है? एन सिमोन। उनके जो गर्लफ्रेंड थी उनकी, जो बिलव्ड थी जो उनकी, चार्ल्स लैम्ब की, उनका नाम क्या था? एन सिमोन, याद रख लेना, ठीक है। इन्होंने पेन नेम और निकनेम उन्होंने क्या लिया है? अधिकतर एलिस का यूज किया है, ठीक है। और whom he could not marry, उन्होंने कहा मतलब प्यार तो किया लेकिन शादी नहीं हुई उनकी, मतलब उनका लव लाइफ फुलफिल नहीं हुई थी, तो इससे भी वो हर्ट थे। सडनली द ड्रीम ब्रेक, उनका क्या है? दिन में सपना देखते हैं और ड्रीम ब्रेक हो जाता है। और चिल्ड्रन क्या करते हैं? चिल्ड्रन उनसे क्या कहते हैं? ये लाइन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आ जाती है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं किस ऐसे से है। वी आर नॉट योर चिल्ड्रन, बच्चे उनसे क्या कहते हैं? हम तुम्हारे बच्चे नहीं है। वी आर नॉट व्हाट माइट हैव बीन, मतलब हम आपके नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इस टाइप से बच्चे उनसे लास्ट में कहते हैं, और वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। लैम बेकअप एलोन लैम, तब लैम की तब नींद खुलती है पोएट की, रियलाइजिंग, वो रियलाइज करते हैं इट वाज जस्ट अ ड्रीम, ये बस एक ड्रीम था। और सिंबलाइज, जो क्या लॉनलीनेस को दिखाता है, उनकी अनफुलफिल्ड लाइफ, जो लाइफ मतलब जो लव लाइफ उनकी कभी फुलफिल ही नहीं हुई। और थीम क्या है इसमें? अनफुलफिल्ड डिजायर है, मतलब उनकी डिजायर कभी फुलफिल ही नहीं हुई। मतलब वो क्या है, एन से वन से बहुत ज्यादा लव करते थे, प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, है ना, फुलफिल नहीं हुई। ही नेवर मैरिड नेवर हैड चिल्ड्रन, उनके ना बच्चे हुए और शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से होंगे, ठीक है। और मैरी और नॉस्टैल्जिया, लॉन्गिंग फॉर चाइल्डहुड, और मतलब मेमोरी में और मतलब यादों में ही उनको याद कर रहे हैं अपने बचपन को और फैमिली को और पास्ट को। ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंस है, मतलब ड्रीम देख रहे हैं और रियलिटी समझ रहे हैं उसको, है ना। इमेजिनेशन किया है ड्रीम का और रियलिटी का। ऑफर कंफर्ट, उनको कंफर्ट देता है इमेजिनेशन, लेकिन क्या वो फेड है, नहीं खत्म हो जाता है। पैथो, जो अकेलापन दिखाया है उनका, दुख दर्द दिखाया है उनका, है ना। ऐसे सोच पर्सनल ट्रेजेडी को दिखाया है कि कैसे उनके साथ ट्रेजेडी हुई, मतलब उनका प्यार लव कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ। लिटरेरी फीचर्स क्या है इसमें? सिंपल है, कन्वर्सेशनल, इमोशंस दिए, और टोन कैसी है? बिटर स्वीट भी है, मिक्सचर ऑफ ह्यूमर भी है और सैडनेस दोनों है। सिंबल इसमें क्या है? बच्चे हैं, ठीक है, जो अनरियलाइज्ड ड्रीम ऑफ फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ को दिखाया है इसमें कि मतलब जो फुलफिल ही नहीं है। ओल्ड हाउस है उसमें, जो पास्ट की मेमोरी है उसमें, चाइल्डहुड की उनकी। ऑटोबायोग्राफिकल है, बेस्ड ऑन लैम ओन लाइफ की, मतलब पोएट की खुद की लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें ब्रदर जॉन है उनके, और बिलव्ड उसकी उनकी मतलब उनकी प्रिय, उनकी बिलव्ड है कौन? एन सिमोन्स है। और ग्रैंड मदर की फील्ड है, ठीक है। तीनों को उन्होंने क्या बताया है इसमें, इन्हीं पर बेस्ड उनका ऐसे है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ से मेन पॉइंट क्या क्या है कि आपको आ जाएगा कि ये कैसा है, तो कैसा है, पर्सनल है और ऑटोबायोग्राफी। कलेक्शन किसमें इसको पब्लिश किया गया था? एस ऑफ एलिया में 1823 में इसको पब्लिश किया गया। और चिल्ड्रंस की नेम क्या है, ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखना, जॉन और एलिस दो नेम मेंशन हुए हैं। और मैसेज क्या देता है ऐसे? लाइफ इज फुल ऑफ लॉस भी और रिग्रेट भी, होना इमेजिनेशन करते हैं, प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी एस्केप, मतलब इमेजिनेशन से आप थोड़ा सा टेम्परेरी आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन लास्ट में क्या होगा? आपका सपना टूटेगा और आपको दुख होगा।
फेमस किसके लिए? ब्लेंड ऑफ ह्यूमर और पैथोस और नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है यादों से भरा हुआ, यादें ऐसे इसमें बस इमेजिनेशन है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ड्रीम ऑफ चिल्ड्रन क्या है? एवरी चाइल्ड नेम की ऑटोबायोग्राफिकल ऐसी ऑटोबायोग्राफिकल ऐसी है इन विच थॉट्स आर डे ड्रीम करते हैं। ही रिकॉल्स हिज लॉस्ट लव, अपने जो खो मतलब प्यार को रिकॉल कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं, ठीक है। डेड ब्रदर को, अपने डेड ब्रदर को याद कर रहे हैं। एंड अनफुलफिल्ड डिजायर फॉर चिल्ड्रन, उनकी डिजायर जो फुलफिल नहीं हुए, बच्चे बच्चे नहीं हुए उनकी कभी, ब्लेंडिंग मेमोरी है उनकी, इमेजिनेशन और पैथोस है। तो ये सब इसमें ऐसे में दिखाया गया है। ओके, दिस इज योर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट ड्रीम चिल्ड्रंस। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवीएस फ्रेंड्स। तो आज हम डे ड्रीम पढ़ेंगे। रेवरी, रेवरी बुक का मतलब होता है डे ड्रीम्स, ठीक है। डे रेवरी का मतलब क्या होता है? डे ड्रीम्स, जो आपने दिन में सपने देखे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, चार्ल्स लेम का क्या, चार्ल्स लैम का एक डे ड्रीम ऐसे है, जो क्या वर्ल्ड फेमस ऐसे है, बहुत फेमस है इनका, ठीक है। ये क्या है, चार्ल्स लैम की क्या है, कभी उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन क्या है, उन्होंने इमेजिनेशन की कि उनकी बच्ची है, उन्होंने प्यार किया था, लेकिन क्या उनका फुलफिलमेंट नहीं हुआ, ठीक है। वो लव का फुलफिल नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। लेकिन क्या उनकी लाइफ में ट्रेजेडी बहुत हुई। उनकी एक सिस्टर थी, वो क्या, सिस्टर क्या मेंटली थी, थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो उसने क्या कर दिया था, अपनी माँ का मर्डर कर दिया था, मतलब चार्ल्स लैम की माँ का मर्डर कर दिया था चार्ल्स लैम की सिस्टर ने। तो ये क्या बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई उनके साथ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चार्ल्स लैम पर ही आ गई। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किए, एक राइटिंग, मतलब इतनी फेमस राइटिंग की, और आज वो फादर ऑफ ऐसे कहलाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ ऐसे किसको बोलते हैं? चार्ल्स लैम को। ओके, तो ये तो ऑथर के बारे में हुआ। ये था ऑथर का डेट ऑफ बर्थ कितनी है चार्ल्स लैम की, 7075 में इसका इनका जन्म हुआ था, और 1834 में इनकी डेथ हुई थी। ओके, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जरूरी है, क्यों, और ये क्या है, थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल ऐसी है, इनकी खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड ऐसे है, ठीक है। और चार्ल्स लैम क्या था, नॉस्टैल्जिक भी है, अपनी यादों को याद करते हैं, और अपने पर्सनल एसेज को लिखा है इन्होंने। और इनकी स्टाइल कैसी थी, ऑटोबायोग्राफिकल, कन्वेंशनल, और इसमें ह्यूमर और मेलनकोली है। ओके, और इनके दो बच्चों को इसमें इन्होंने ड्रीम किया, कौन से दो बच्चे, जॉन और एलिस है। जॉन और एलिस दो बच्चे हैं, जिनको इनको क्या कर रहे हैं, वो अपनी कहानियां सुना रहे हैं, ठीक है, कहानी सुना रहे हैं सारी। तो इस टाइप से ऐसी का बिगनिंग है। ओके, नाउ वी विल स्टडी ऐसे। ओके, चिल्ड्रंस लव्स टू लिसन टू स्टोरी अबाउट देयर एल्डर्स। हम नॉर्मली कहते हैं, बच्चे बच्चे हो या कोई भी हो, हम भी बचपन में क्या, सबको स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है अपने एल्डर्स से, बड़े लोगों से, माता पिता हो या दादा दादी हो। तो और इससे क्या करें, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, तब वे भी बच्चे थे, तो क्या था, स्टेज देयर इमेजिनेशन, मतलब उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए कंसेप्ट ट्रेडिशनल ग्रेट अंकल, उनके अंकल या ग्रैंड क्या करते थे, उनको स्टोरियां सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे, जिससे क्या उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़े। तो तभी कहते हैं बच्चों को क्या, स्टोरी सुना, स्टोरी से जितना जल्दी समझ में आता है, वो इमेजिन करते हैं हर चीज को। इस टाइप से वो चार्ल्स ने अपनी स्टोरी को नॉस्टैल्जिक हो रहा है, मतलब अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। whom they never saw, मतलब जिसको उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ये स्टोरी के थ्रू उसको इमेजिन कर लेते हैं। इट वाज इन दिस स्पिरिट दैट माय लिटिल वंस को क्या, किनको बुलाया उन्होंने, अपने बच्चों को बुलाया, एलिस और जॉन के लिए, ठीक है। क्रेप्ट अबाउट मी, वो कह रहा है चुपचाप मेरे पास आ गए, और द अदर इवनिंग बी हियर, किसके लिए आ गए, इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड, कि वो किसके बारे में सुना रहे थे, अपनी ग्रैंड मदर की फील्ड के बारे में सुना रहे थे चार्ल्स ने अपने बच्चों के लिए। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस, वो कहाँ पे रहती थी, ग्रेट हाउस में रहती है, नॉरफॉक में, 100 टाइम बिगर देन दैट इन विच दे अर्न पापा लिव, मतलब जिस हाउस में वो रहते थे अपने पापा के साथ, उससे 100 टाइम बड़ा था उनका हाउस जिनमें उनकी ग्रैंडमा रहती थी, which had been the scene। इस टाइप से सीन स्टार्ट होता है। सो एट लीस्ट इट वाज जनरली बिलीव किया जाता है कि इज दैट द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट हुए उनके साथ बहुत सारे, which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood। तो क्या है, ये बेलाड क्या होते हैं, बेलाड नॉर्मली ये होते हैं जो जो अपनी लोक कथाएं वगैरह होती हैं, जो अभी से हम सुना, जैसे रामायण महाभारत है, और भी स्टोरी है वीर लोगों की। तो क्या लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, लोग हमें सुनाते आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, फिर वो आगे सुनाएंगे, ऐसी ट्रेडिशनल टू ट्रेडिशन चली आ रही है स्टोरीज, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इनको बेलाड्स बोलते हैं, ये लोक कथाओं को। सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल। तो एक स्टोरी है उनके वो दो बच्चे हैं और उनके क्रूअल अंकल की स्टोरी है, वाज टू बी सीन फेयरली कार्व आउट इन अ वुड। तो वो किस पे लिखी थी, एक वुड पर लिखी हुई थी, अपॉन द चिमनी, और उसके पास चिमनी पीस रखा हुआ था, ग्रेट हॉल। द अंकल स्टोरी डाउन टू द रोबिन्स रेड बीस्ट। रोबिन रेड बीस्ट नॉर्मली क्या होता है, वो होती है बर्ड,
लेकिन क्या इसमें स्टोरी को इसमें बताया गया है टिल द फुलिश रिच पर्सन, एक मतलब दो बच्चों की स्टोरी है कि उसके चाचा ने क्रुएल्टी से उन्हें मारने की कोशिश की थी और उसपे क्या एक चिमनी रख दी थी। तो ये इसको दिखाया गया है, लेकिन एंड में क्या होता है, एक कौन सा पर्सन, रिच पर्सन आता है, उसको हटा देता है उस चिमनी को, जो वो रखा हुआ था वुड का। इट हेयर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक। यहाँ पे एलिस क्या कर रही है, देखो पोइट बता रहे हैं कि एलिस ने मुझे ऐसा लुक दिया, तब मैंने बताया कि देखो किस टाइप से उसने जो रिच पर्सन आया और उसने उसकी चिमनी को तो मार्बल को हटा के वन ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन के लिए उसको हटा दिया, और विथ नो स्टोरी अपॉन इट। इसकी इसकी कोई स्टोरी नहीं है। हेयर एलिस, एलिस क्या कर रही है, उनको ऐसा लुक दे रही है उनकी मदर की तरह, उसकी मदर मतलब पोएट की वाइफ की तरह, टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रीडिंग, मतलब इतने अच्छे से लुक दे रही है कि मतलब उसे अपब्रीडिंग, मुझे डांटने का भी मन नहीं कर रहा। देन आई वेंट ऑन टू से, मैं आगे बताता हूँ उनको, हाउ रिलीजियस हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंडमदर, मतलब उनकी ग्रैंडमदर कितनी रिलीजियस, मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक थी और बहुत अच्छी थी। फील वाज हाउ कितनी प्यारी थी, रिस्पेक्टेड, हर कोई उनको रिस्पेक्ट करता था और प्यार करता था। दो शी वाज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस, में वो ग्रेट हाउस की मालकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या था, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, उनके ऊपर सिर्फ चार्ज था। एंड एड इन सम रिस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी अ मिस्ट्रेस ऑफ टू, पर वो ऐसे रहती थी जैसे उसको घर की मालकिन हो, कमिटेड टू हर बाय द ओनर, तो ओनर ने क्या कर दिया था, उसको घर को छोड़ दिया था और उसमें अब मेरी ग्रांडमा रह रही थी। हु प्रेफर लिविंग इन अ न्यूअर, एंड वो कहाँ चला गया था, जो उसका घर का मालिक था वो नए और मोर फैशनेबल मेंशन, मतलब नए दूसरे मॉडर्न हाउस में चला गया था, विच ही हैड परचेज समहाउ इन एडजॉइनिंग कंट्री, मतलब जो बगल की कंट्री में उसने घर खरीदा हुआ, उसमें वो उसमें शिफ्ट हो गया, तो इसमें यहाँ पे इनकी पोएट की ग्रैंडमदर रह रही थी, बट स्टिल शी लिव्ड इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन, मतलब वो इस मैनर में रहती है जैसे वो उनका खुद का हाउस हो, एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ हर हाउस इन अ शॉर्ट, और सी लिव्ड, मतलब उन्होंने डिग्निटी बना के रखी थी अपनी, और वो आराम से रहती थी उसमें, विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके, अब कैसा होने वाला था, क्योंकि पुराना हाउस था तो वो क्या है, वो न वो बंजर सा हो गया था, डिके होने वाला था, बस नियरली पुल डाउन, मतलब जब डिके हो रहा था, जर्जर सा हो गया था, ऑल इट्स जो उसके जो ओल्ड ऑर्नामेंट थे, स्ट्रिप्स वगैरह थी, कैरीड अवे, जो भी ऑर्नामेंट थे, जो भी सजावट थी हाउस की, वो क्या सब ले गया था, कौन ले गया था, उसका मालिक, घर का ओनर, अदर जस्ट हाउस में, नया हाउस में शिफ्ट हुआ तो उसमें ले गया वो सारी उसकी ऑर्नामेंट, वेयर दे वर टू सेटअप, जहाँ पे वो सेटअप हुआ, लुक एज ऑकवर्ड, लेकिन वो ऑकवर्ड क्योंकि पुरानी चीजें नए घर में लगाओगे तो ऑकवर्ड तो लगेगी, लेकिन क्या वो फिर भी ले गया, एज इफ सम वन हियर टू समवन वर्क टू कैरी अवे द ओल्ड टॉम्स दे हैड सीन लेटली एज द हेवी, मतलब ऐसी लग रही थी किसी टॉम पर, मतलब किसी पुराने उस पर टॉम पर लटका दी हो नई चीज, पुरानी चीजें ऐसी लग रही थी, क्योंकि नए घर में पुरानी चीजें लगाओगे तो ऑब्वियस स्ट्रेंज लगेंगी। स्टिक देम अप इन लेडी सी टॉडली गिल्ट ड्राइंग रूम, तो उसके ड्राइंग रूम में उन्होंने लटका सारी लगा दी थी। हियर जॉन स्माइल, जॉन फिर स्माइल करता है, ये कहते हैं कि नई पुरानी चीजें नए घर में लगाई थी, जॉन भी स्माइल करता है, एज मच टू से दैट वुड बी फुलिश इंडीड, वो कहता है सच में ये तो बकवास चीज है, मतलब कि बताओ क्यों पुरानी चीजें नए घर में लेके गया। एंड देन आई टोल्ड हाउ, फिर मैंने बताया कैसे, व्हेन शी केम टू डाई, तब वो सी यानी उनकी ग्रैंड माँ तब मरने वाली थी, मरी तब क्या हुआ, उनके फ्यूनरल पर अटेंडेड बहुत सारे लोग आए, कनकर्स ऑफ ऑल द पुअर, सारे पुअर्स आए थे, सम जेंट्रीज, बहुत सब लोग आए थे, रिस्पेक्टेड, और नेबरहुड जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी आए थे बहुत दूर दूर से, माइल्स अराउंड, टू शो देयर रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए उनकी मेमोरीज को, बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड, वो बहुत अच्छी थी और रिलीजियस वुमेन थी, सो गुड इंडीड दैट शी न्यू ऑल द पेसल्ट्री बाय हियर वाइज, जिसने भी सुना सबने उनके लिए मतलब प्रे करने आए, ए अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स हियर लिटिल एलिस, लिटिल एलिस क्या करती है, अपने हैंड को फैलाती है, देन आई टोल्ड व्हाट अ टेल, तो वो कहती है कि देखो कितनी टॉल थी वो, अपराइट थी और ग्रेसफुल पर्सन थी, किसकी, उनकी ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर कैसी थी, बहुत ही कैसी थी, ग्रैंड मदर रिलीजियस थी, रिलीजियस वुमेन वुमेन थी, और वो कहते हैं देन आई टोल्ड व्हाट, मतलब कितनी मतलब टॉल थी, अपराइट थी और ग्रेसफुल पर्सन थी, देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील वंस वाज, मतलब वो रहा मतलब अपने टाइम पे बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लेडी थी, वो बताते हैं पोएट, एंड हाउ इन यूथ में वो क्या थी, यूथ में एस्टीम द बेस्ट डांसर, अपनी यूथ टाइम में वो कैसी थी, वो जवान थी ना, डांसर थी, बहुत डांस करना पसंद था मेरी दादी को। यार एलिस कहती है लिटिल राइट फुट प्लेड एन इन्वॉल्ट्री, इनवॉलेंट्री, मतलब वो डांस की बात करते हैं तो लिटिल एलिस है उनकी लड़की, वो गर्ल, वो क्या करती है अपने पैरों में मूवमेंट करने लगती है, टिल अपॉन माय लुकिंग ग्रेव्स,
it devastated the best answer, वो कहती है बेस्ट आंसर थी वो अपने टाइम की। आई वाज सेइंग, मैं कह रहा था, इन द कंट्री टिल अ क्रूअल डिसीज, लेकिन तब तक उन्हें मतलब एक क्रूअल डिसीज नहीं आई। क्या कैंसर हो गया था उनकी दादी को, आया और बोर्ड हर डाउन, उनको क्या करा, पेन ने उन्हें जकड़ लिया। इट कुड मतलब पेन ने क्या कर दिया, उनको वीक बना दिया। इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, तब भी क्या उनकी स्पिरिट को बेंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो हार्डली क्या भी बहुत अच्छी थी। एंड मेक देम स्टूड बट दे वर स्टिल अपराइट, वो फिर भी अपराइट रही, बिकॉज शी वाज सो गुड, वो बहुत गुड थी और रिलीजियस थी। देन आई टोल्ड हाउ शी वाज यूज्ड टू स्लीप बाय हरसेल्फ इन लॉन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लॉन हाउस, मतलब इतने बड़े हाउस में देखो वो कैसे अकेली चैम्बर में बढ़िया अकेली सोती थी। हाउ शी बिलीव्ड, उन्हें बिलीव विश्वास था कि एप्रीशिएशन ऑफ द टू इन्फेंट, उन्हें क्या दिखते हैं, मतलब उनको इमेजिनेशन मतलब ड्रीमिंग, मतलब ड्रीम क्या रियलिटी में उन्हें रात में क्या दो दो इन्फेंट दिखते हैं, वाज टू बी सीन एट द मिडनाइट, रात में दिखते हैं आधी रात को, ग्लाइडिंग में ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे वो क्या कर रहा है, स्टेयरकेस पर वो बच्चे दोनों ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं। नियर वेयर दी स्लेप्ट, वहां पे जहाँ पे वो वेयर सी स्लेप्ट, वहां पे सोती थी जहाँ पर, मतलब उनको सपने में दिखाई देते थे वो दो बच्चे। बट शी सेड दो इनोसेंट वुड डू हैव नो हार्म, तो कहती है कि दो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कभी हार्म नहीं किया उनने मुझे। हाउ फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी, मैं ये सुनकर बहुत डर गया था। दो इन दोज डेज, उन दिनों में क्या है, आई हैड माय मेड, मैं अपनी मेड के पास सोता था, बिकॉज आई वाज नेवर हाफ सो गुड रिलीजियस ऐसी, वो कहते हैं मैं इतना रिलीजियस इतना अच्छा नहीं था कि जितनी मेरी ग्रैंड मदर थी। एट फिर भी क्या होता है, आई नेवर सो द इन्फेंट, मैंने कभी उन इन्फेंट्स को, मैंने उन बच्चों को नहीं देखा जो मेरी माँ ग्रैंड मदर देखती थी। हियर द जॉन एक्सप्लेन, जॉन अब बच्चे की बात कर रहे हैं कि जॉन क्या करता है, अपने आई ब्रो को एक्सपेंड कर लेता है, ट्राई टू लुक करेजियस, वो करेजियस दिखने के लिए। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब वो हमें सबके लिए बहुत अच्छी रही, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी। हैविंग यूज्ड having us to the great house in the holiday, हम हॉलीडे में जाते थे, where I where I in particular used to spend many hours by myself। आई कौन है यहाँ पे, पोइट कह रहे हैं कि मैं अपने कई घंटे अपने खुद के साथ व्यतीत करता था, gazing upon the old bust of the 12 कार्सेस को देखने के लिए। कैसार्स दैट हैड बीन एम्परर रोम के कैसार्स थे, जो पेंटिंग वगैरह को बोलते हैं, पेंटिंग जो लटकी में उनको देखता रहता था, घंटों गेज करता रहता था उनको। टिल द ओल्ड मार्बल हेड वुड सीम टू बी लिव अगेन, मुझे ऐसा लगता है जो ओल्ड मार्बल जो टंगे हुए हैं वो मतलब फिर से जीवित हो गए हैं। और आई टू बी टर्न इनटू मार्बल, मुझे ऐसा लगता था मैं भी उनके साथ मार्बल में टर्न हो गया, मतलब इमेजिन करते रहते थे, सोचता रहता था। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट द ह्यूज मेंशन, मैं पूरे मेंशन में घूमते घूमे कभी थकता नहीं था। विद इट्स वार्ड्स एम्प्टी रूम, मतलब इतने बड़े बड़े उसमें खाली रूम थे, बस नहीं होता है बड़े बड़े रूम, ठीक है, खाली रूम थे। विद देयर worn आउट हैंगिंग और फ्लैटरिंग टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री अभी मतलब सीनरी वगैरह बहुत बड़ी बड़ी टॉर्न आउट वाली मतलब पुरानी हो गई थी, तो क्या टेपेस्ट्री टंगी हुई थी, फ्लैटरिंग कर रही थी, कर्व ऑफ पैनल्स थे, विद द गिल्डरिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट। समटाइम इन द स्पेसियस ओल्ड फैशन गार्डन भी था, एक बहुत मतलब स्पेसियस नहीं, बहुत बड़ा ओल्ड फैशन गार्डन भी था, which I had almost to myself, मैं अधिकतर उसमें रहता था। unless when now and then a solitary garden man would cross me, and how the nectarine and peaches hung, उसमें क्या पीच वगैरह मतलब आलू आलू बुखारे होते हैं वो, और कहते हैं पीच वगैरह क्या होते हैं, हंग थे उसमें, क्योंकि गार्डन था तो उसमें क्या फ्रूट्स वगैरह लगे थे, और बॉल से टंगे हुए थे, मतलब दीवार पर उसके सहारे से लटके होंगे फ्रूट्स वगैरह, पीच आड़ू वगैरह और नेक्ट्रिन्स। एंड विदाउट माय इवन ऑफरिंग टू प्लग देम, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट, उन्हें कोई प्लग नहीं करता था, तोड़ता नहीं था, क्योंकि वो क्या फॉरबिडन थे, मतलब मना था उनको तोड़ना। अनलेस नाउ एंड देन एंड बिकम I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew tree, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्या कह रहे हैं जो ट्रीज खड़े थे उनके इधर उधर घूमना मुझे बहुत पसंद था। एंड द फर के ट्री भी थे, पिकिंग अब द रेड बेरीज वगैरह लगी हुई थी, द फर एप्पल्स लगी हुई थी, मतलब ये सब इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। वो ओल्ड फैशन गार्डन है, उसमें क्या थे, ये पीस वगैरह लगी हुई थी, इन सबकी वो बता रहे हैं, फ्रूट्स लगे थे, ओल्ड रेड बेरीज वगैरह लगी थी, सबका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। विथ ऑल द फाइन गार्डन स्मेल भी अच्छी आती थी, क्योंकि फ्रूट्स लटके हुए थे तो फ्रूट्स की बढ़िया स्मेल आती थी। बास्किंग इन द ऑरेंजनरी, कुछ ऑरेंज वगैरह भी थे, उनकी भी स्मेल आती थी। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपिंग, और मुझे क्या फैंसी करते थे, अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। टू अलोंग विद द ऑरेंज एंड द लाइम्स इन द ग्रेटफुल बार, और इन रेचिंग द डेस्क दैट डर्ट टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड at the bottom of the garden की bottom में क्या था, with here and there a great sulky pike hanging
मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट में एक सल्की पैंग हैंग था कहाँ पे वाटर में, ठीक है, साइलेंट वे में, as if it moves at their impartment frisking. I had more pleasure in those busy ideal diversion. तो क्या मैं बहुत प्लेजर करता था, बहुत मजे आते थे मुझे इन सब चीजों में। इन ऑल स्वीट फ्लावर्स फ्लेवर्स भी थे, पीचेस के, नेक्ट्रिन के, ऑरेंज के, सच लाइक डाइवर्जन ऑल कॉमन बेड्स ऑफ चिल्ड्रंस। इस टाइप से क्या है, वो सारा बता रहे हैं कि इतने सारे फ्रूट्स थे, मुझे उसमें घूमना फिरना बहुत पसंद था उस गार्डन में। हियर जॉन slyly deposits bags upon the plates a bunch of grapes, which not unobserved by the Alice। मतलब उसको क्या कहता है, जॉन सिली क्या करता है, थोड़े से वो प्लेट में ग्रेप्स वगैरह ले लेता है, लेकिन एलिस क्या करती है, उसको ऑब्जर्व नहीं करती है। He had meditated diving with her, and both seems willing to relish them for the present as irrelevant. Then in some word is more heightened tone, I told, मैंने उससे कहा, how their great grandmother feel love all her grandchildren at in the spacious manner वो क्या कहती है, she might be said to love their uncle। तो क्या करते थे अपने अंकल को, जॉन एल को क्या बोला है कि एल क्या थे, उनके अंकल थे, उसके बारे में बताया है, बिकॉज ही वाज सो हैंडसम। उसके अंकल क्या थे, बहुत हैंडसम थे, स्पिरिचुअल भी थे यूथ टाइम में। अ किंग और टू द रेस्ट ऑफ अस, हम सबके लिए राजा की तरह थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग अबाउट अ सोलिटरी कॉर्नर लाइक सम ऑफ अस, क्या था, हम सबके लिए क्या थे, he would mount the most mettlesome horse he could get, but when but an impudent no bigger than the themselves make it carry him half over the country in a morning, join the hunters when they were any out। वो क्या कह रहे हैं कि वो मतलब तब बाहर जाते थे तो किसको ज्वाइन करते थे, हंटर्स वगैरह को ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज and how he used to carry me। देखो इसमें पोएट कह रहे हैं कि उनकी दादी थी, वो जॉन अंकल से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो कैसे थे, हैंडसम थे, स्पिरिटेड यंग थे, और काइंड ऑफ रेस्ट ऑफ अस, हम सब की तरह। इंस्टेड ऑफ मूविंग अबाउट सोलिटरी, मतलब अकेला रहना पसंद नहीं था, क्या करते थे, ही वुड माउंट द मोस्ट मॉडल, मतलब उन्हें कोई अच्छा हॉर्स मिलता उस पे क्या करते थे, वो राइड करते थे और बाहर जाते थे। मेक इट कैरी हिम, हाँ, कभी कभी काउंटी को भी ले जाते थे, ज्वाइन द हंटर, हंटर्स को भी ज्वाइन करते थे, शिकारियों को। देवर आउट एट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस, वो मतलब गार्डन और हाउस को भी प्यार करते थे, बट हैड टू मच स्पिरिट, उनकी बहुत स्पिरिट थी, और पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज, और उन्हें पता था कि बाउंड्री में रह के हमें कैसे रहना है, अपनी सीमाओं में रहना, कैसे रहना चाहिए। हाउ देयर अंकल ग्रो अप टू मैन स्टेट ऑफ ब्रेव, वो एक ब्रेव मैन थे अपनी स्टेट के, एज ही वाज हैंडसम भी थे, टू एडमायरेशन, सब हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील थी मोस्ट स्पेशली, मेरी ग्रैंडमदर बहुत उनकी तारीफ करती थी। हाउ ही यूज्ड टू कैरी, वो बताती थी कि कैसे मुझे वो ले जाते थे अपनी बैग पर, मतलब बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को बैग पर उठा के कंधों पे रख के वो कैसे ले जाती थी मुझे। आई बात तब मैं लैम था, थोड़ा सा पैर से क्या, पैर से चल नहीं पाता था। सो फोर ही वाज गुड बिट ओल्डर देन मी मैनी अ माइल्स व्हेन आई कुड नॉट वॉक, तब मैं चल नहीं पाता था दर्द के मारे, तो वही अंकल मुझे उठा के ले जाते थे। हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड एंड इन पेन, बट and nor remember sufficiently how considered he had been to me when I was lame footed। तब मैं ना पैर से थोड़ा सा लंगड़ा हो गया था, चल नहीं पाता था, क्या वही मेरी हेल्प करते थे। हाउ व्हेन ही डाइड, तब वो क्या हो गए, मर गए। दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, मतलब उन्हें मरे हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इट सीम्स एज, मतलब ऐसा लग रहा था कि ही हैड डाइड अ ग्रेट व्हाइल अगो, मतलब वो बहुत पहले मरे हो। सच अ डिस्टेंस, मतलब कैसा, कितना डिस्टेंस, वो बता रहे हैं कि बिटविक्स का मतलब था बिटवीन, लाइफ और डेथ में कितना डिफरेंस है। हाउ आई बोर हिज डेथ, मैंने उनकी डेथ को कैसे सहन किया। एज आई थॉट प्रेटी वेल एट फर्स्ट, बट आफ्टरवर्ड इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, मुझे क्या करती रही, हॉन्टेड करती रही, मतलब मुझे डराती रही उनकी डेथ। फिर वो पोइट कहते हैं, दो आई डिड नॉट क्राई, मतलब उस टाइम पे तो मरे, तब मैं रोया नहीं था। टेक इट हर्ट और सम डू एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ मर गया हूँ, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। एट आई मिस हिम ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरी रात दिन भर मैं उन्हें मिस करता रहा। यू नॉट
टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था। आई मिस हिम, मिस उनकी मैं काइंडनेस, दया को मिस करता रहा, उनकी क्रॉसनेस को, मतलब उनको मिस, बहुत ज्यादा मिस किया उनकी, उनको मैंने। मिस हिम टू बी अलाइव अगेन, मैं सोच मिस कर रहा था कि भगवान ये फिर से जिंदा हो जाए, जीवित हो जाए। टू बी क्वारलिंग विथ विदाउट हिम as he their poor uncle must have been when the doctor took off his limbs, तब उनके डॉक्टर क्या कर लिया उनके, मतलब उनको, मतलब वो सोच रहे हैं तब उनके टुक उनकी लिम्ब को, उनको पार्ट अलग किया होगा डॉक्टर ने, तो उन्हें कितना इतना कितनी तकलीफ हुई होगी, वो सोच रहे हैं। Here the children fell crying, तब उन्होंने इस टाइप से बताया उनके अंकल के बारे में, तो बच्चे रोने लगे ये सब देखकर। Ask if there a little mourning, मतलब इससे क्या हुआ, मुझे भी क्या हुआ, मॉर्निंग यानी दुख हुआ बहुत, which they had no on was not for the uncle John. They looked up and prayed me not to go on about their uncle, but to tell them, तब मैंने उनसे कहा कि some stories about their pretty or dead mother. And then I told them how for 7 long years, मतलब ये क्या स्टोरी, क्या 7 year और लॉन्ग की है, मतलब 7 साल पुरानी है। इन होप समटाइम्स इन डिस्पेयर, कभी तो कभी आशा होती है मुझे कि मुझे कभी आशा होती है कि चलो ठीक है, कभी मैं डिस्पेयर उदास भी हो जाता हूँ। एट परसिस्टिंग एवर, और मतलब सोचता रहता हूँ कंटिन्यू। आई कार्टेड द फेयर एलिस, किसके बारे में सोच रहा है, एलिस सिमोन, क्या क्या कौन थी इनकी प्रेमिका थी, लवर थी, बिलव्ड थी, जिनको क्या ये पोएट रिचार्ड फ्लेम प्रेम करते थे, प्यार करते थे, लेकिन क्या है, एलिस ने कभी उनकी प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और इनका प्यार फुलफिल नहीं हुआ था। एंड कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे थे जिसके कारण इनकी शादी भी नहीं हो पाई। एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, बच्चे समझ रहे थे। आई एक्सप्लेन टू देम व्हाट कोइनेस, मतलब मैं सारी समझा रहा था बच्चों को, कोइनेस डिफिकल्टीज एंड डेनियल मीन इट मेडेंस। व्हेन सडनली क्या होता है, टर्निंग टू एलिस, एलिस की तरफ टर्न होते हैं। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आईज with such a reality of representment that I become in doubt, मैं डाउट में था। which of them stood there before me, कि मेरे आगे कौन खड़ा है। whose the bright hair was, जिसकी की ब्राइट हेयर थे। एंड while I stood gazing, मैं उसको गेज करता रहा, खड़ा खड़ा, मतलब एकदम से गेज करना, मतलब एकदम से टकटकी लगा के देखता रहा। वो द चिल्ड्रंस ग्रेजुअली ग्रो फेंटर टू माय व्यू, मतलब क्या, दोनों बच्चे जो एलिस, उनकी क्या, एलिस और तेरा जॉन, दो बच्चे थे, उनको जो स्टोरी सुना रहे थे इमेजिनेशन करके, तो अब वो कैसे होते जा रहे थे, वो धीरे धीरे फेंट होते जा रहे थे, मतलब धुंधले होते जा रहे थे, उनके सामने से गायब हो जाते रहे, रिसेंडिंग मतलब गायब हो रहे थे। स्टिल रिसेंडिंग टिल नथिंग एट लास्ट बट टू मोurnful फीचर्स वर सीन इन द आउटमोस्ट डिस्टेंस, बस मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, सब क्या, सब फेंट हो गया था, सब गायब हो गया था। विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंजली इम्प्रेस अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच, लेकिन स्पीच का इफेक्ट मुझ पर था। वी आर नॉट ऑफ एलिस, उन्होंने क्या बोला उन बच्चों ने कि ना मैं तो एलिस हूँ, नॉर ऑफ दी, यानी ना मैं तुम्हारे हूँ, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, मैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे नहीं है। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बर्टम फादर, तो वो क्या कहते हैं, एलिस किसकी बेटी है, बर्टम फादर की है, क्योंकि जो एलिस थी ना, एलिस शेमन जो उनकी लवर थी, उनकी शादी हुई थी बर्टम से, तो वो बच्चे क्या कह रहे हैं, मैं तो मेरे फादर तो बर्टम है, आप नहीं हो। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है आपकी, लेस देन नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, बस ये ड्रीम है जो तुम देख रहे हो, मतलब पोएट से कह रहा है बच्चे की, जो तुम देख रहे हो सब ड्रीम है, हम आपके बच्चे नहीं है। वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट, तुम्हें अब वेट करना होगा अपॉन द टेडियस सोर्स ऑफ ग्रोथ मिलियंस, मतलब तुम्हें बहुत कई सैकड़ों साल तक इसके लिए इंतजार करना होगा कि जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सब कह रहा है। बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड नेम एंड इमीडिएटली अवेकिंग, और मुझे क्या है, मैं जग गया जल्दी से। वो कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है मैं जग गया। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया कैसा, क्वाइट शांत, सीटेड इन माई बैचलर आर्मचेयर, बैचलर आर्मचेयर मतलब वो कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई, बैचलर को बोलते हैं शादी नहीं हुई है, वो सब उनकी तो शादी नहीं हुई थी, तो बच्चे कहाँ से होंगे। वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप, तब क्योंकि मैं सो गया था तो उन्हें सपने आए, और वो सपने में ये दोनों बच्चे दिखे उनको, जिनको वो अपनी मदर ग्रैंड मदर की स्टोरी सुना रहे थे, और बच्चों को भी रिएक्शन ले रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, उनके सपने में हो रहा था ये सब। विद द फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज बाय माय साइड, बट जॉन एल जेम्स एलिया वाज गॉन फॉरएवर, और जो जॉन एल है, जेम्स एलिया क्या थी, हमेशा के लिए चली गई थी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, पोइट पोइट से ड्रीम कर रहे हैं, डी ड्रीमिंग हो रही है उनकी, और ड्रीम में ही वो बच्चे आए हैं उनकी दो, ठीक है, एलिस और जॉन, जिनको वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और वो अपनी ग्रैंड मदर की, अपने बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये आपका डे ड्रीम कंप्लीट ऐसे है। ओके।